कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, तो मैं पीरियोडिक से स्टार्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि फुल बेसिक्स कवर हो जाएंगे आपके। अब देखो, तो पीरियोडिक की बात अगर करूँ तो मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, फटाफट बताओ। मेंडलीव ने। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट था मेंडलीव जिसने पहली बार एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। 63 एलिमेंट्स को, 63 एलिमेंट्स के बेसिस पे उसने हॉरिजॉन्टल रोज दी, वर्टिकल कॉलम दिए। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहा। क्लियर। दूसरी बात क्या बोली उसने, कि जिस समय उसने खोजा था 63 थे, फर्स्ट साइंटिस्ट था, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। तो मेंडलीव की बात होगी ग्रुप और ये ग्रुप और ये पीरियड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें 1 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। क्लियर। हाँ, उसके बाद ठीक है, मेंडलीव तक का क्लियर हो गया। मेंडलीव के बाद उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो मेरा सवाल समझ गया, अब आप उसके ड्रॉबैक्स आपको पता होने चाहिए। पहला ड्रॉबैक ये था कि उसने लेंथेनाइड को कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी। पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव जो थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया था और उसको 3 जगह तोड़ा था। इसके बाद उसने लाइक एलिमेंट्स जो थे उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था, अनलाइक एलिमेंट्स जो थे उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया था। यहाँ तक याद हो गया। हाइड्रोजन जो था उसकी जो है वो लोकेशन अभी तक फाइंड आउट नहीं है। तीसरी बात, आइसोटॉप्स जो थे उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास अलग अलग था, इस वजह से वो आइसोटॉप्स को कोई प्लेस नहीं दे पाया। ये सारी ड्रॉबैक्स होने की वजह से हमें समझ में आया कि एक नई और पीरियोडिक टेबल चाहिए, और वो पीरियोडिक टेबल क्या है। इसलिए फिर मोजले आया। मोजले ने क्या पीरियोडिक लॉ बदला। उस मोजले ने क्या कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाए, किस में किया जाए जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाए, तो आपका जो है वो क्या कहलाएगा, वो नया पीरियोडिक लॉ कहलाएगा। तो उसने कहा कि जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होगा। इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर सीधा सीधा 1 से 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है। ड्रॉबैक में वही ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी नहीं पता, लेंथेन इलेक्ट्रॉनेट को नीचे रखा गया है। तो अब आपका होमवर्क हो गया एक, क्या कि अब आप जल्दी से एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करनी है। क्लियर है बॉस। चलिए, तो इसके साथ आपको ये काम करना था। अब पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद हमें एक चीज आती है, पीरियोडिक टेबल के बाद जो एलिमेंट है उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 4 होती है। पहली होती है आपकी एटॉमिक रेडियाई। और जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसमें क्या होता है, समझ में आया कि एटम जो होता है उसकी कोई रेडियाई फिक्स नहीं होती, बिकॉज एटम डज नॉट हैव सर्टेन बाउंड्री। तो अगर एटम की सर्टेन बाउंड्री ही नहीं है तो वो कभी भी आपके कभी कोई रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता था कि जो भी उस केस में ये होता था कि एलिमेंट जो है वो जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी फॉर्म में उसकी रेडियाई निकाली जाती है। तो आपको पता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आयंस की फॉर्म में, तो हमने क्या निकाल ली, उसकी आयनिक रेडियाई। क्लियर। दूसरी हमने निकाल ली कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है। तीसरी हमने निकाल ली आपकी गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं तो वांडर वाल रेडियाई। ठीक है। और चौथी अगर हम बात करें तो कौन सी होती है बताओ, जल्दी बोलो। मेटेलिक रेडियाई, क्योंकि एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है और उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है वो है एटॉमिक रेडियाई, अब सवाल क्या पूछेगा आपसे, क्या आप एटॉमिक रेडियाई आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एटम डज नॉट हैव सर्टेन बाउंड्री। एटम अगर सर्टेन बाउंड्री नहीं रखता तो इस केस पे वो कभी भी उसकी एटॉमिक रेडियाई मीजर नहीं कर सकते। तो मीजर कैसे करेंगे कि एटम जिस फॉर्म में पाया जाएगा नेचर में उसी फॉर्म में उसकी रेडियाई कैलकुलेट की जाएगी। तो बताओ एटम किस फॉर्म में पाया जाता है, पहला आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, यानी एटम आयंस की फॉर्म में पाया जाएगा। आयंस की फॉर्म में पाया जाएगा तो आयनिक रेडियाई कहलाएगी। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाएगा तो यानी कि कोवेलेंट रेडियाई हो जाएगी। कुछ गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं जो अट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, गैशियस मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर वांडरवाल अट्रैक्शन होता है इसलिए उसकी रेडियाई वांडरवाल रेडियाई कहलाएगी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं और मेटल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, तो मेटेलिक रेडियाई कहलाएगी।
तो हम पहली गढ़ेंगे कौन सी, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक आपके होता है होमो, ठीक है, और एक होता है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है कि अलग अलग एटम से, होमो का मतलब क्या होता है, सेम एटम से। तो पहली होती है होमोन्यूक्लियर और दूसरी होती है हेट्रोन्यूक्लियर। पहली कौन सी होती है जल्दी बताओ, होमोन्यूक्लियर, और दूसरी कौन सी होती है, हेट्रोन्यूक्लियर। पहला होमोन्यूक्लियर और दूसरा, बोलो। अब होमो के अंदर क्या होता है, सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, तो पहला हम पढ़ेंगे होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या होता है कि सेम एटम होते हैं, ये सेम एटम से मिलकर के बने होते हैं, ये ए ये भी ए, और ये सेम एटम अगर होते हैं उन सेम से मिलकर के ये बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। और अब आप इन दोनों के बीच का अगर आधा कर दो, तो ये आधा करने पर ये जो रेडियाई पाई जाएगी वो कहलाएगी आर ए, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी, आर ए। तो अगर दोनों को हम कैलकुलेट कर लें, और ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ ए ए, यानी कि डी ए ए बराबर आर ए प्लस आर ए, यानी कि अगर मैं आर ए निकालूं तो क्या बन गया ये, डी ए ए बराबर 2 आर ए, और आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए ए बाई 2। अब आपको इस फॉर्मूले से कैसा सवाल पूछा जाएगा जल्दी से बताओ। पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा, फाइंड द आर सी एल इफ डी सी एल इज if DCl is 198 पिकोमीटर। चलो बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ 198 पिकोमीटर, जल्दी बताओ, या 1.98 एंगस्ट्रॉम। हाँ, लास्ट 5 ईयर्स आर इनफ, ठीक है, आ गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर सिंपल है, अगर डी दिया हुआ है 198 पिकोमीटर, तो हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 99 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है हिट्रो। हिट्रो क्या होता है, जिसमें अलग अलग होता है। हिट्रो के अंदर क्या होता है, अलग अलग एटम है, जैसे ए और ये, तो ये ए और बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए और बी होने का क्या हो जाएगा, ये डी ए और बी, ठीक है। इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये बन जाएगा आर ए, और ये बन जाएगा आर बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डी ए बी हो गया, और डी ए बी होगा तो ये आर ए प्लस आर बी हो गया, -0.09 हो गया, एंगस्ट्रॉन्ग हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स जो होगा एंगस्ट्रॉन्ग में, ये आपका जो डेल्टा एक्स है ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। क्या होता है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, जल्दी बताओ क्या होता है, क्लियर। अब इधर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए, पहले की हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है। अब आपको जब भी निकालना हो तो इससे निकालेंगे, ठीक है, जब कब एटम ए और बी अलग अलग हो। अब इसके अंदर एक खास बात होती है, ये किसने दिया था बताओ, शूमेकर और स्टीवेंसन ने। शूमेकर और स्टीवेंसन ने दिया था रेडियाई निकालने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद कर लिया, बताओ 0.5 से बढ़ रही है, जल्दी बताओ। इसके लिए भी आप नोट कर लो, और ये हमेशा याद होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और ये अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल आएगा अभी, उसके अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना है ये। आगे बढ़े। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं इससे, अब इस पर सवाल कैसे आएगा वो करो।
हम्म। वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन दिया है तो इसमें देखिए ए और बी यानी कि एच और सी एल निकालना है। वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे तो आर सी एल यानी कि अगर मैं डी एच सी एल मांगता हूँ तो मुझे आर सी एल चाहिए, यानी कि मेरे को इसका आधा करना पड़ेगा 0.74/2 प्लस 1.98 माइनस 0.09। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच और सी एल के ऊपर लिखी है, एच की 2 पॉइंट है और जो सी एल होता है इसके नीचे होता है, जस्ट उसकी 3 होती है। ठीक है, तो अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ कितना हुआ, 2.1 और सी एल यानी कि 0.9। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कर देंगे। जल्दी बोलो। क्या ये सवाल कर सकते हैं अब आप आसानी से? जब इस तरह से ये पॉइंट दे दे तो आपको पता है एच एच का दिया हुआ है और मुझे यहाँ पर आर एच लिखना है, तो मुझे बताया था अभी पिछले वाले सवाल में कि इसका डिवाइड बाई 2 कर दो। तो डिवाइड बाई 2 करते ही क्या हुआ, ये बन गया। इसका भी डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। ये आपके पास हो गया हिट्रो का भी। ठीक, अब सवाल ये आता है कि जो रेडियाई होती है एटॉमिक रेडियाई, उसमें भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। मुझे बताओ कि अट्रैक्शन जो होता है, बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जो होता है उसमें पास आते हैं या दूर जाते हैं, ये जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सीएल की 3 होती है बेटा आदर्श। अट्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब साफ साफ निकला कि अगर बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एटम पास पास आएंगे, पास पास अगर आएंगे तो लेंथ कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन अगर बढ़ रहा है, बॉन्ड अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड की लेंथ कम है। तो अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन आए तो इसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे सवाल पूछे एन एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो किसकी ज़्यादा, तो आप बोल दोगे यार सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है। अब वो ऐसे नहीं पूछता एक्चुअली, एक्चुअली पूछेगा कैसे, वो पूछेगा ऐसे कि ये बेंजीन है। ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट, ये आपका डायमंड है। अब आपसे बोलेगा सी सी बॉन्ड लेंथ बताओ। तो आप डायमंड का अगर स्ट्रक्चर याद हो, नहीं याद है तो याद होना चाहिए, उसमें सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अब इस तरह के सवाल से समझ में आ गया, यहाँ सिंगल होगा यहाँ डबल होगा तो बॉन्ड लेंथ डायमंड, और इसमें देखोगे तो डायमंड की ज़्यादा आएगी। तो इस तरह के सवाल अब आप आसानी से कर सकते हैं आपको। यहाँ तक क्लियर है बॉस? जल्दी बोलो, ये आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसे पास? ठीक। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये कभी भी ऐसे नहीं लगेगा जब एटम अलग अलग हो, जैसे ओ डबल बॉन्ड हो और एच एच हो, तब नहीं। ये तभी लगाना है जब पीरियड सेम हो या एटम सेम हो। ये पीरियड बदल गया, ये फर्स्ट पीरियड है ये सेकंड पीरियड है, तो वी डू नॉट कंपेयर व्हेन एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इस तरह के सवाल आसानी से कर दोगे। अगला, वी डू नॉट कंपेयर व्हेन एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अब आता है आपका मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई क्या होती है देखो, ये आपका मेटेलिक है, इस मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर एलिमेंट्स हैं ये, और अगर ये एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, इनका अगर मैं आधा कर दूं ये, तो ये आधा करने पर ये देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम डी एम एम। यहाँ से यहाँ तक भी नहीं लिख रहा आपको कि आर एम है ये, तो डी एम एम बराबर ऐसा नहीं लग रहा, आर एम प्लस आर एम आ रहा है, और डी एम एम बराबर 2 आर एम आ रहा है, और आर एम बराबर क्या आ रहा है,
dmm/2। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कर सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। अब आपसे सवाल पूछा अगर उसने कि यहाँ पर वो बोल रहा है कैलकुलेट RCU if DCSU is 129 पिकोमीटर। चलो बताओ आंसर। आधा कर देंगे, 129/2 कर देंगे अगर मेरे को RCU निकालना है तो लगभग आपका जो भी आएगा आ जाएगा। तो मेटेलिक रेडियस निकालना तो बहुत ही आसान है। अब आएगा आपका आयनिक रेडियस। क्या आएगा? आयनिक रेडियस दो तरह की होती है। पूछो क्यों? यार एक बात बताओ, अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो दो होंगे नहीं होंगे? उसमें कैटायन होगा एक एनायन होगा। जल्दी बोलो। आयनिक कंपाउंड अगर है तो उसमें दो हिस्से होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। तो एक आपका होगा कैटायनिक रेडियस और एक होगा आपका एनायनिक रेडियस। ठीक है। कैटायनिक रेडियस क्या होती है? देखो जैसे ए है, A+, A2+, A3+। और इमेजिन कर लिया इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने कहा 10 और 10। तो अगर आपसे बोला जाए, ध्यान से सुनो कि ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, तो ए के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खींच रहे हैं। A+ में क्या हो रहा है जल्दी बताओ? 9 10 को खींच रहे हैं। इसमें 8 10 को खींच रहे हैं। 7 10 को खींच रहे हैं। दिमाग की बत्ती जला के बताओ कौन किसको ज़्यादा खींच रहा है? ये 10, ये 9, ये वाला इसको सबसे ज़्यादा खींचेगा। अगर मान लीजिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी ओर ज़्यादा खींच रहे हैं तो साइज क्या होने लग जाएगा? छोटा। तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। पक्का? अब इसी तरह से अगर आपसे बोले कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम+, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, चल लो बताओ फटाफट से। इनमें अगर साइज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको Fe+2 और Fe+3 में देखना मिले तो Fe+2 का साइज ज़्यादा हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। अब आएगा आपका एनायनिक रेडियाई। अगर मैं बात करूं एनायनिक रेडियाई की, तो जैसे X-, X-, X2-, X3-, E/P अज्यूम कर लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सी ठीक है। थैंक यू बेटा दीपांशु। ये क्या कर रहा हूँ? अज्यूम। इधर आओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। अब मेरे को बताओ कि अगर यहाँ प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन 13 है तो 10 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे या कम खींचेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये इसको ज़्यादा खींचेंगे या कम खींचेंगे? जल्दी बताओ। कम खींच पाएंगे। कम खींच पाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? सिंपल है कि नहीं है? तो इसका मतलब साइज बढ़ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो आपसे पूछेगा बताओ, ओ, O-, O-2 किसका साइज बड़ा है? हम्म O-, और O-2 बताओ। अपने आप ही पता लग गया आपको, -2 का ज़्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक सवाल आता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्या आएगा बताओ?
तो मेरे हिसाब से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर -3 O-2, N-3 O-2 F माइनस Na+, Mg+2 L+3। चलो बताओ, आपसे बोला ऑर्डर बताओ इसका ऑफ साइज। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ तो क्या होगा, n पर -3 चार्ज है। क्या बोला, जल्दी बताओ, क्या चार्ज है, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखें तो E क्या है बेटा, 10/10 हो गया। कैसे, गलत, प्रोटॉन तो 7 ही है ना इस पे, 7 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, और 10 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इसके अंदर आ गए, तो टोटल 10 हो गए ना। यहाँ देख के बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 हैं, 10 हो गया 9 है, 10 होंगे तो 11 हैं, यहाँ 10 हो गए लेकिन 12 हैं, और 10 हो गया 13। दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर रहा हूँ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही सेम है। अगर आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अगर उधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो क्या लिख दूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज कम, सिंपल फंडा है। ठीक है, अब इस पर एक सवाल आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप गलत करते हो हर बार। देखो, एक सवाल, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इधर देखो। अब ये आ गया, अब आपसे पूछेगा ट्रेंड्स, सॉरी ट्रेंड्स नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई क्या होती है, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल है, तो जो सबसे पास वाले गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये उन सबसे पास वाले गैसियस मॉलिक्यूल के जो बीच के अंदर अगर हाफ कर दे सबसे पास वाले मॉलिक्यूल का, तो जो रेडियाई होती है वो वांडरवाल रेडियाई कहलाती है। क्या बोला, जल्दी बताओ। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास वाले जो एटम होते हैं उनके अगर आधा कर दें तो उसे कहा जाता है गैस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कि वांडरवाल रेडियाई किस में पाई जाएगी, बताओ। वांडरवाल रेडियाई किस में पाई जाएगी, एक तो नोबल गैसों में। ठीक है, किसमें, नोबल गैसों में। इसलिए नोबल गैसेस तो सबसे लार्जर है ये, तो वांडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होती है, फिर आपकी मेटेलिक रेडियाई होती है, फिर कोवेलेंट रेडियाई होती है। तो सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी है, वांडरवाल रेडियाई। ठीक है, जल्दी बोलो। तो क्या होगा, जल्दी बताओ। नोबल गैस हैज हायर साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। क्या बोला, जल्दी बताओ। नोबल गैस हैज हायर, नोबल गैस हैज हायर साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। क्लियर बस। अब आपके पास आ गया ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं, देखो। पहला पूछ रहा डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप की बात करें कि डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, तो नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है।
क्योंकि शेल बढ़ेगा, क्या होगा, शेल इन। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं रेडियाई के, ये अब थोड़ा सा मोर फोकस्ड होकर समझना, नीचे आने पर बढ़ रहा है क्योंकि शेल हो रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं, साइज बढ़ेगा, क्लियर हो गया, साइज बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे साइज बढ़ गया, तो एस ब्लॉक है ये, तो इसका मतलब एस ब्लॉक में तो कोई लफड़ा ही नहीं, साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। अब सवाल यहाँ से आता है, क्या है सवाल देखो, सवाल आएगा यहाँ से 13th ग्रुप से, 13th ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ये आपका होता है। अब अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करता तो नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ना मैं ऐसे लिख देता, लेकिन जब मैंने इसका आंसर लिखा तो पता है क्या पाया मैंने, मैंने लिखा ये 143 पिकोमीटर है और ये 135 पिकोमीटर है। अब प्रॉब्लम क्या होगी देखो, ऊपर से जब यहाँ आए तो साइज छोटा हो गया इसका, ये तो 135 हो गया, अब साइज छोटा क्यों हुआ ये समझना है। तो जब मैं एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, और जब मैं गैलियम का लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। तो जब आप यहाँ देखते हो तो इसमें थर्ड शेल में अपने आप ही क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या यहाँ थर्ड पीरियड में देखो ध्यान से कुछ चेंज हुआ, यस। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डी आ गया इसमें, तो जब आप गैलियम के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो डी आएगा, फिर एस और पी आएंगे, डी जब भी आता है तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो एक रूल आपको पता होना चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्या वाला जल्दी बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोटोनों का अट्रैक्शन बाहर की तरफ जाएगा, और प्रोटोनों का अट्रैक्शन अगर बाहर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में जो डी है उसकी शील्डिंग पावर कम है, और अगर शील्डिंग पावर कम है तो वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाएगा। शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है पता है, एस सबसे ज़्यादा रोकता है, फिर पी रोकता है, फिर डी रोकता है, फिर एफ रोकता है। ये ऑर्डर याद होना चाहिए भाई, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर क्या मतलब है इसका, न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर, दोबारा बोलो। ये रोक नहीं पाएगा, बाहर जाएगा तो इसको खींचेगा अपनी ओर, खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर की बात करूंगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही आता है भाई, बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपका इंडियम और फिर थीलियम। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी लिखा आ सकता है कि बोरोन का साइज सबसे छोटा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थीलियम। बोरोन और एल्यूमिनियम में इसका साइज बढ़ा जाता है, तो दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से आपसे आए तो टिक कर दोगे, और ये सिर्फ इसी पे लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता, बाकी किसी में नहीं लगता। जल्दी बोलो, सिंपल फंडा है। किसी को कोई डाउट है, ये सबसे पहला सवाल तो यहाँ से आएगा ये, ठीक है। लेकिन जब आप कार्बन फैमिली में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रहेगा। यहाँ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी की वजह से होता है, इसे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक ग्रुप में खत्म, ठीक है। अब आएगा आपका पीरियड में। अब पीरियड में अगर हम देखें साइज के, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है। दोबारा बोलो। लेफ्ट से राइट में अगर जाएंगे, जल्दी बोलो, तो क्या होगा? लेफ्ट से अगर राइट में जाएंगे तो क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। दोबारा बोलो। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो साइज छोटा हो जाएगा यानी कि ये ऑर्डर आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल गैस आ गई तो हमने बताया था कि नॉर्मल गैसों के अंदर जो होगा वो रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज नॉर्मल गैस का होगा। दोबारा बोलो, जल्दी बताओ। सिंपल है कि नहीं है? हम्म। क्लियर है भाई? सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पीरियड में हो गया सिंपल। अब जो ट्रेंड आएगा वो डी ब्लॉक में आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। डी ब्लॉक में सबसे पहले पीरियड में पढ़ रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो जेड इफेक्ट बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट से, इसलिए जो साइज है छोटा। यहाँ जेड इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट, साइज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? जेड इफेक्ट कम हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, तो साइज बढ़ेगा। क्लियर बस? सिंपल है फंडा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। इधर से इधर गए, साइज छोटा क्यों हुआ उसका रीज़न बताता हूँ। ये देखो, जब हम जा रहे हैं तो इसे डी आएगा और ये डी आएगा। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो डी के अंदर आप देखो सब शेल जो है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। कितने होते हैं जल्दी बताओ? 5। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करूंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ तो न्यूक्लियस में एक आएगा। डी की शील्डिंग पावर रोक नहीं पाएगी, अट्रैक्शन बाहर जाएगा। दूसरा आएगा वो भी रोक नहीं पाएगा, बाहर जाएगा। तीसरा आएगा वो भी बाहर जाएगा। चौथा आएगा वो भी बाहर जाएगा। पांचवा आएगा वो भी बाहर जाएगा। तो कंटिन्यूअसली अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो वो बाहर जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अगर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा तो साइज छोटा होगा, नहीं होगा? तो यहाँ से यहाँ तक साइज छोटा होता रहता है। लेकिन जैसे ही एफई में आते हो, अब फर्क क्या पड़ा बताओ? एफई में आते ही पैरिंग हो जाएगी। एफई में आते ही ऐसे पैरिंग हो जाएगी। अगर एफई में आएंगे तो ऐसी पैरिंग हो जाएगी। पैरिंग आते ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो लगा उसकी वजह से क्या हो गया जल्दी बताओ? जल्दी बोलो। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज बढ़ने लग जाएगी। अब ये साइज बढ़ करके कांस्टेंट हो जाती है यहाँ तक, क्योंकि इन तीनों में यहाँ तक इतनी आ जाती है कि ऑलमोस्ट बराबर आ जाए। लेकिन जैसे ही कॉपर में जाते हो तो कॉपर में आप देखो क्या हुआ। कॉपर में जाते ही ये D10 हो गया। D10 होते ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से साइज बढ़ने लगती है। तो इसलिए जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और साइज अचानक से बढ़ जाती है। क्लियर? अब इसी के बाद डी ब्लॉक के अंदर आएगा अलोंग द पीरियड, हो गया था ये। अब आएगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में देखो जरा, स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम से लेके जिंक। स्कूटर यामा लाओ एसी है। फिर जिंक, तिजोरी हाफ, क्यों या रदरफोर्डियम, कैडमियम और एच जी। 21, 39, 57,
89, 72, 104। यहाँ से जब हम देखते हैं, यहाँ से जब देखते हैं तो देखो थोरियम है 90, लोरेंशियम 103, सही है, गलत है। सीरियम आएगा, वो बोल ही नहीं रहा, सीरियम 58 से लुटीशियम 71 और थोरियम 90 से लोरेंशियम 103। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कहते हैं 4F सीरीज, 5F सीरीज, इसको कहते हैं हम लेंथेनाइड, इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, जल्दी बोलो, ऊपर से नीचे आता हूँ, देखो टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम, ऊपर से नीचे आया मैं। तो जब मैं ऊपर से नीचे आया तो साइज बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल सही है। तो इसको बोला जाता है 3D सीरीज, इसको बोलते हैं हम 4D सीरीज, इसको बोलते हैं हम 5D सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अगर मैं साइज की बात करूंगा तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में साइज होगा, लेकिन इन दोनों में बराबर हो जाएगा 5D सीरीज। क्लियर है बस? सिंपल। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज बराबर हो गई, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा टाइटेनियम, तो आप बोलोगे जिरकोनियम और हैफनियम में ये बराबर है ऑलमोस्ट। इसी तरह से अगर मैं इसमें पूछ लूं तो ये सवाल आएगा, इसको कहा जाता है ये बराबर क्यों हुआ? तो जल्दी बोलो। तो ये बराबर इसलिए हुआ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। इसकी वजह से होता है, और 4F जो होता है उसको लेंथेनाइड सीरीज से स्टार्ट होता है, 4F सीरीज, इसलिए इसे लेंथेनाइड बोलो, जल्दी बताओ क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है इसको, जल्दी बताओ? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि ये साइज क्यों छोटा होता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके आएगा, लिथियम प्लस मैग्नीशियम +2, ठीक है, के प्लस और सीजियम प्लस, चलो बताओ इसका साइज। जेई मेंस का PYQ है ये, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताओ। ऑर्डर ऑफ साइज बताना है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, किसका साइज सबसे बड़ा है। देखो अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो लिथियम, फिर पोटेशियम, और फिर सीजियम होता है, और ये मैग्नीशियम यहाँ आता है। तो अभी बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो क्लियर कट है कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर पोटेशियम का होगा। फिर अभी यहाँ प्लस है, यहाँ पे +2 है, तो इस हिसाब से कैसे चले? ये यहाँ पे भी नहीं है, बीच में आएगा यहाँ। तो यहाँ क्या है, के प्लस और सीजियम प्लस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब चार्ज अगर बढ़ जाए,
तो साइज छोटा हो जाता है, बताया था ना, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते इसका साइज छोटा हो गया, इसलिए ऑर्डर ये आएगा, याद रहेगा पक्का। तो ये आपका जेई मेन के पीवाईक्यू इस तरह के आएंगे रेडियाई में, तो कर दोगे फटाफट, बोलो। इसके अलावा आपसे आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए आएगा। आप आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं बताओ एलिमेंट के। पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो बताओ इनको कैसे लिखते हैं। तो जीरो को क्या लिखेंगे, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, ठीक है, हेक्स, सेप्ट, बोलो ऑक्ट और इन, जल्दी बोलो, सही है क्या ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चलो बताओ 101 का नाम, 105 का नाम, 111 का नाम, 118 का नाम, 117 का भी बता दो। तो आईयूपीएसी नाम बताना जरा इनके। जब भी आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो इनको लिखने के बाद पीछे ईएम लगा दोगे आप। तो जब 101 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एक को लिखोगे अन, फिर इसके बाद जीरो है नील, और वापस अन है तो अनियम। नाम क्या बन गया इसका, अन, नील, अनियम। क्लियर है बॉस। अन, नील, और यहाँ क्या है, पेंटियम। यहाँ अन, नील और अनियम। यहाँ अन, नील, 7 है तो बताओ क्या होगा, सेप्टियम। यहाँ अन, नील, ऑक्टियम। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ। इसको यू एन यू, ठीक है, इसको यू एन पी, यू एन यू, और यू एन एस, यू एन, बोलो ओ। सही लिखा गया मैंने शॉर्ट्स में। इसका नाम आएगा अन अनियम, अन अन अनियम, यानी कि यू यू यू। सही है, जल्दी बताओ फटाफट से। इस तरह के अगर सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे, इसमें से भी पीवाईक्यूज आएंगे तो कर सकते हो आप, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। क्लियर, बोल मेरे भाई। सिंपल है। क्लियर, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप निकालो, ग्रुप। तो जैसे एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के अंदर फिक्स होता है, दो होते हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। इसको बोलते हैं, याद करो, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अन नील नहीं आएंगे यार, ये क्या है, नील कहाँ से आ गए, अन अन आएंगे सारे। ठीक है, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम, तो यू यू एस, ये यू यू ओ। क्लियर, आई होप आप कर लेंगे। अब फटाफट बताओ ये वाला, कि अगर मान लीजिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन देता है NS1, तो ये जो लिखा होता है ये पीरियड नंबर बता देता है। क्या बता देगा जल्दी बताओ। ये आपका पीरियड नंबर बता देगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है,
3s1 है। पीरियड बताओ इसका, तो फटाफट से बताओ पीरियड क्या होगा। यहाँ देखा मैंने लास्ट वाला, ये जो लिखा हुआ है लास्ट में यही पीरियड नंबर है। ये जो लिखा है थर्ड पीरियड का, इसका मतलब थर्ड पीरियड है। उसके बाद जो लास्ट में ये 1 लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ ग्रुप को बताती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप को बताते हैं। तो ये किसका हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप। पहचानना आ गया, फटाफट से देखो, जल्दी बोलो। अब अगर मैं आपसे बोलूं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में क्या होता है पता है, 12 प्लस नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये क्या निकाला मैंने इसका ग्रुप, ठीक है। मैंने बोला जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आपसे बोला इसका ग्रुप बताओ, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 12 लिखना है प्लस पी में सॉरी पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 13th, तो 13th ग्रुप का हो गया। और पीरियड हमेशा क्या होगा, ये वाला, तो ग्रुप तो आ ही गया। अगर मैं बात करूं पीरियड का, तो पीरियड 1 हो गया, सॉरी थर्ड हो गया। जो 13th होता है मेंडलीफ के हिसाब से उसे थर्ड ए भी कहते हैं, ये पता होगा। क्या होता है वो, 13th वाला थर्ड ए भी होता है। तो ये भी आ गया आपको, फटाफट से ग्रुप देखना। अब अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर जब ग्रुप निकालना है, तो नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन होता है। तो जल्दी बताओ, जैसे किसी का 3d5 4s1 दे दिया, तो ग्रुप तो फटाफट से आ जाएगा 5 और 6, तो 6th ग्रुप हो जाएगा। 6th ग्रुप जो होता है उसको 6B भी बोला जाता है। 6th को 6th B भी बोला जाता है। अब अगर मैं पीरियड की बात करूं, तो पीरियड की बात में यहाँ पर आपका देखो 4 आएगा, सबसे लास्ट वाला जो होता है उसे फोर्थ कहते हैं, तो फोर्थ हो गया ये। हाँ बेटा स्पंदन, आप कर सकते हैं, ठीक है, श्योर। तो डी के भी आ जाएंगे। एफ ब्लॉक बहुत मजेदार है। एफ ब्लॉक जो होता है उसका जो ग्रुप है वो फिक्स है थर्ड बी या थर्ड, ठीक है, बस पीरियड बदलेगा। पीरियड अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक है, तो वो 6th पीरियड के हैं। और अगर आपके 90 से लेके कितने हैं 103 तक, तो वो 7th पीरियड के हैं। तो इस तरह से आप इसके पीरियड्स भी निकाल सकते हैं। पक्का शीट के सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको दे देंगे टिक लगा के, डोंट यू वरी आदर्श, ठीक है ना। आप बहुत परेशान ना हो, इट इज़ रिक्वेस्टेड, है ना जी। तो ये आ गया समझ में। बोलो, अब बताओ ईमानदारी से कि क्या आपको फील आई कुछ। अब अगर हम अगली क्लास में पीरियोडिक खत्म कर देंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और गेन एंथैल्पी और अच्छे क्वेश्चंस, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमारा टास्क होगा बस, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या आप रेडी हैं कि अगर इस तरह से आपको पढ़ाया जाए तो आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ पीरियोडिक की एक क्लास और लूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा मैं, तुम मेरे को परेशान मत करो यार। अब ऐसे मेरे से ना कागज पन्ने मत मांगा करो, मेरा दिल नहीं करता ये दिखावे, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ।
पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, बात ही खत्म होगी ना। फिर जब पढ़ाने का मतलब होता है तुम्हारे दिमाग में उतारना, अब जब वो मेरा टास्क है ना, मेरी हेडेक है। तुम नेता मेरे को, मैं कर लूंगा, तू मत बोलना, कुछ मत बोलना। ये मेरे से कागज पन्ने मांगते हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये कागज पन्ने वाले गेम मेरे से नहीं होते, दिल से काम करता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ। पागलों की तरह गंवार हो जाते हैं साले बेवकूफों की तरह, दुनिया भर का इकट्ठा कर रखा है कंटेंट। अब फिर से ये मत बोल यार, तू आज क्यों, नए बच्चे हैं वो नहीं जानते तेरे को भी। आपको समझ में आया बेटा? इसमें कट लग गया यार बहुत तेज, पता नहीं कहीं उंगली आ गई, पता ही नहीं चला, लग गई जोर से। तो चलिए फीडबैक दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 आउट ऑफ 10 में से आप कितना देना चाहेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ आज के इस लेक्चर को, फटाफट से, जल्दी। कर्तव्य ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि 0.5 क्यों कम, ताकि हम उसको और कोशिश करें कि इम्प्रूव कर सकें। जो भी 9 दे ध्रुव, आपको भी बताना पड़ेगा बेटा, दिस इज रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे ना अदरवाइज। शुभम आपको भी देना पड़ेगा बेटा, ऐसे देखो मजाक करोगे तो आप अपने जिंदगी के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे। कुछ भी आपको देना है तो ढंग से दे शिवम, और आप ईमानदारी से दे, उसका रीजन लिखें ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके, आपको फायदा मिल सके। आप समझ रहे हैं ना बेटा? अविरल, अवनी, सॉरी अवनी, आपको तो मैं जानता हूँ, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। ध्रुव, स्पीड आपका मैटर नहीं है ना, आपका मैटर है कि कंटेंट आपका आना चाहिए। स्पीड इज माय, ये मेरा एक वो है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को डिलीवर करना है, और मुझे अगर डिलीवर करना है तो मुझे पता बच्चों को कैसे समझ में आएगा। तो ये तो आपका पैरामीटर है, दिस इज रॉन्ग। तो ये फाइनली डिक्लाइन करता हूँ मैं, दिस इज माय कॉल, क्योंकि मेरी हेडेक है आपको सिखाना, मेरी हेडेक है आपको समझाना। तो स्पीड भी मेरा कॉल हुआ ना बेटा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा अथॉरिटी भी होना चाहिए, दिस इज नॉट योर पार्ट। तो ये पॉइंट जो आप दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग, तो ये डिनाई हो गया। करणजीत, अगर तुम डिले के लिए दे रहे हो तो क्या जल्दी टाइम करके अगर मैं गंदा पढ़ा दूंगा? कृष्णम जीत, देन यू आर ओके। बात समझना, ये तुम्हारी जिंदगी के पैरामीटर ही अलग अलग है, समझ रहे हो प्रणव? तुमने अपनी जिंदगी का पैरामीटर गलत बना रखा है, इसीलिए रिजल्ट्स गलत आते हैं। करमजीत लिख रहा है कि आप लेट आए इसलिए मैं 1 नंबर काट लूंगा। बेटा अगर मैं लेट नहीं आके टाइम पर आ जाता और मैं गंदा पढ़ाता तो मुझे 10 में से 10 दे देता। व्हाट, देखो आप, इसीलिए आप अपने आप का रिजल्ट एनालाइज ही नहीं कर पाते हो। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, तो बर्थडे नहीं मनाएंगे तो मतलब टीचर खुश नहीं होगा, टीचर खुश नहीं होगा तो अपने आप को गुलाम महसूस करेगा, और तुम्हारा गुलाम महसूस करेगा तो वो तुम्हें क्या सिखा सकता है फिर? टीचर तुम्हें तभी सिखा सकता है जब वो तुम्हारे का गुरु समझे अपने आप को, तुम पर अथॉरिटी समझे, तुम्हारा अधिकार समझे, अपना परिवार समझे। और अगर खुशियां अपने परिवार के साथ नहीं बांटेगा कृष्णजीत सिंह, तो दूसरों के साथ बांटने जाएगा क्या? कैन यू इमेजिन कि तुम किस फ्लो में जी रहे हो? यानी तुम अपना नहीं मानते अपने गुरु को, अगर तुम गुरु को गुरु ही नहीं मानोगे तो सीखोगे कैसे? ये कंटेंट तुम्हारे लिए जीरो हो जाएगा। तुम्हें लगेगा एक पैसे दिए मैंने और उस पैसे की वजह से मैं एक आदमी से पढ़ रहा हूं। कभी शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती अगर आप गुरु नहीं मानते हो तो। बहुत गलत एटीट्यूड है कृष्णजीत, दैट इज वेरी हाईली डिक्लाइन करता हूं मैं इसको भी। क्योंकि अगर यार आप सोचो, खुशियां किससे बांटी जाती है? अपने परिवार के साथ। इसका मतलब तुम अपना नहीं मानते, मुझसे सीख ही नहीं सकते कभी भी। तुम तो ये सोच रहे हो मैं 1499 रुपये दे के आया हूं, टाइम पे आया मेरा गुलाम, टाइम पे पढ़ाए। ऐसे तो टीचर आज पढ़ाए ना कल पढ़ाए, पढ़ लो फिर तो तुम। दैट इज गलत, बिल्कुल गलत। नहीं बेटा, जो आपने रीजन दिया ना, ये आपकी सोच बताता है, दिस इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज मतलब कैसे बोलूं, मतलब हद, मतलब ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, आपके अपने अपने पैरामीटर से मैं थोड़ा सा, वो दूसरा वाला आ गया था वो बोल गया ज्यादा। चलिए और बताइए फटाफट। पता है, मैं इसीलिए समझना चाहता हूँ कि आपके पैरामीटर्स क्या, इसी तरह से आप गलती क्या करते हो कि आप जब अपना रिजल्ट एनालिसिस करते हो तो आपके सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं उटपटांग, और जब आपके पैरामीटर्स उटपटांग होते हैं तो आपके एनालिसिस का रिजल्ट भी उटपटांग आता है, इसीलिए आप इंप्रूव नहीं कर पाते हो। पॉइंट को समझ रहे हो? अरे नंबर देना क्यों बंद कर दिया? वो सब रीजंस लिखो जैसे करमजीत ने लिखा,
प्लीज लिखना जरूरी है। नहीं नहीं, अरे कार्तिक है बेटा, सीखने को मिल रहा है ना, इससे मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि नेगेटिव है। मैं सोचता हूँ आप रीजन दो, देखो आपका जेन्युइन रीजन होगा मैं एक्सेप्ट करूँ, नहीं होगा तो मैं काट रहा हूँ ना रीजन। आप समझे नहीं? अगर आपका जेन्युइन रीजन नहीं है तो मैं काट रहा हूँ उसको, मैं डिनाई कर रहा हूँ ना। मैं कहाँ ऐसे मान रहा, बुरा तो मान डिनाई कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्ट करना है अगर आपका लॉजिकल रीजन है। तो ये तो गुलाम बनाने वाली बात होगी, टाइम पे हो, टाइम पे दो, शीट दो, तो मैं गुलाम थोड़ी, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरा अधिकार है भाई, मेरी मर्जी से आऊंगा। क्योंकि सर आप कमेंट वगैरह पर बहुत ध्यान दे रहे हो, फालतू के। शुभम बेटा अभी मैं आपका ये कमेंट अगर नहीं पढ़ूं तो आपको भी बुरा लग जाएगा, और आपका ये कमेंट भी बहुत फालतू है। पॉइंट को समझ रहे हो? तो जब मैं पढ़ता हूं तो उस समय नहीं पता होता ना कि फालतू है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर कोई कमेंट पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस कमेंट को पढ़ने से आपको कंटेंट समझने में कोई दिक्कत आई क्या? या आपको दिक्कत आई कि मैं आपका कोई डाउट नहीं पढ़ा पाया? क्या आपको ये दिक्कत आई कि मैं आपका डाउट नहीं समझा पाया? है? ये तो फिर से गुलाम बनाने वाली बात हो गई कि सर मैं जो कहूँ कमेंट मेरा तो पढ़ लो, दूसरे स्टूडेंट का मत पढ़ो। शुभम, क्या आपका फीडबैक मैं दूं अगर आप चाहें तो, कि आप अगर इन सब बातों में उलझे रहोगे तो आपका कंटेंट पर दिमाग कब रहेगा? क्लास ओवर हो गई है, प्लीज कंटेंट पर ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरी अगली क्लास है। यस, क्लास ओवर हो गई। ठीक है ना? एनी होमवर्क? होमवर्क आपको दिया ना अभी? होमवर्क आपको अभी ये दिया है कि जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, और अगली क्लास जो होगी उस क्लास के अंदर हम आयनाइजेशन एनर्जी और वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज देंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर सको। चलो भाई मिलते हैं, बाय। थैंक यू, थैंक यू। बंद कर दे।